बात उन दिनों की है जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था और मैं इसी तैयारी में मसरूफ़ था। अपनी सुविधा और आज़ादी के लिए हॉस्टल में रहने के बजाय मैंने शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने का फैसला किया था। शहर में अकेला रहना बोरिंग हो सकता है। यही सोचकर मैं अपने साथी रंजन को अपना रूममेट बना लिया था। फाइनल सेमेस्टर का इम्तिहान सर पर थे, इसलिए मैं इसी में बिजी रहता था। पर रंजन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह पिछले हफ्ते ही अपने घर से आया था और अब फिर उसे वहां जाने की धुन सवार हो गई थी। जब रंजन अपने घर जाने के लिए निकला तो मैं भी अपनी पढ़ाई में मस्त हो गया था। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि रंजन लौट कर आया और मुझसे बोला, भाई बात यह है कि अगर किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। रंजन और मदद, मुझे हैरत हो रही थी क्योंकि किसी की मदद करना उसके स्वभाव के बिल्कुल उल्टा था। पर पहली बार उसके मुंह से मदद शब्द सुनकर अच्छा लगा। मैंने कहा, बिल्कुल, इंसान ही इंसान के काम आता है। ज़रूरतमंद की मदद करने से बेहतर और क्या हो सकता है। पर आज तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे घर पर जाने का क्या हुआ? यार, बात यह है कि जब मैं घर जाने के लिए टिकट खरीद कर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो देखा कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बैठी रो रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और पूछ बैठा, आप क्यों रो रही हैं? उस औरत ने जवाब दिया, मुझे दिल्ली जाना है। इस समय वहां जाने वाली कोई गाड़ी नहीं है। अगली गाड़ी के लिए मुझे कल सुबह तक इंतजार करना होगा। मैंने पूछा, तो इसमें रोने वाली क्या बात थी? रंजन ने उस औरत से बात की तो वह बोली, रात के 8 बज चुके हैं। मैं जानती हूँ कि 9 बजे के बाद यह स्टेशन सुनसान हो जाता है। मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं। कोई अनहोनी ना हो जाए, यही सोच सोच कर मुझे रोना आ रहा है। मैं इस स्टेशन पर रात कैसे गुजारूंगी? उस औरत की मदद करनी चाहिए या नहीं, यही सोचकर तुमसे पूछने आ गया। रंजन मेरी ओर देखते हुए बोला, देखो भाई रंजन, हम लोग यहाँ बैचलर हैं। किसी की मदद करना तो ठीक है, पर किसी अनजान औरत को अपने कमरे पर लाना मुझे सही नहीं लग रहा है। मकान मालकिन पता नहीं हम लोगों के बारे में क्या सोचेगी। मुझे उस समय पता नहीं क्यों उस अनजान औरत को कमरे पर लाने का ख्याल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपने मन की बात उसे बता दी। मकान मालकिन पूछेगी तो बता देंगे कि राजेश की भाभी है, यहाँ डॉक्टर के पास आई है। वैसे भी हम लोगों के गांव से अक्सर कोई ना कोई मिलने तो आता ही रहता था। रंजन ने एक उपाय सुझाया, आपको बताते चले कि जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे उसकी दूसरी मंजिल पर भी एक किराए पर लड़का रहता था। वह वैसे तो हमारे कॉलेज का ही एक शरीफ छात्र था, पर हम लोगों से जूनियर था, इसलिए न केवल हमारी बातें मानता था बल्कि हमें इज्जत भी देता था। ठीक है, अब अगर तुम उस औरत की मदद करना चाहते ही हो तो मुझे क्या दिक्कत है? राजेश को सारी बातें समझा दो। रंजन तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ राजन के पास गया और उसे सारी बात बता दी। उसे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उस औरत के रात भर रहने के लिए वह अपना कमरा देने को भी तैयार था। वह इस समय अपनी कुछ किताबें लेकर हमारे कमरे पर रहने चला आया। अब तुम और रंजन उसे ले आओ और हाँ, उसे यह भी समझा देना कि अगर कोई पूछे तो खुद को राजेश की भाभी बताए। नहीं नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। वह मुझे भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। मुझे पढ़ने दो यार, इम्तिहान सर पर है। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने बहाना बनाते हुए बोला, अच्छा, किसी की मदद करना समय बर्बाद करना होता है क्या? तुम्हारा अगर जाने का मन नहीं है तो साफ साफ कहो ना। वैसे भी एक दिन में तुम्हारी कितनी तैयारी हो जाएगी। एक दिन किसी की मदद के लिए तो कुर्बान किया ही जा सकता है ना। रंजन किसी तरह मुझे ले ही जाना चाहता था। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज की शाम किसी की मदद के नाम, मैं मजबूर होकर बोला। थोड़ी देर में मैं भी तैयार होकर उसके साथ निकल पड़ा। रंजन आगे आगे और मैं पीछे पीछे। वह मुझे स्टेशन के सबसे आखिरी प्लेटफॉर्म के एक छोर पर ले गया, जहां वह औरत अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। वह हमें देखकर मुस्कुराने लगी। ना जाने क्यों उसका इस तरह मुस्कुराना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोचने लगा कि ना जाने कैसी औरत है, पर उस समय मैं कुछ नहीं बोला। स्टेशन से बाहर आकर मैंने 2 रिक्शे वाले बुलाए, लेकिन वह मुझे टोकते हुए बोली, 2 रिक्शे की क्या जरूरत है, एक में ही एडजस्ट कर लेंगे। बेकार में ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। पर हम एक ही रिक्शे में कैसे चलेंगे? मैंने सवाल किया। वह बोली, देखिए ऐसे चलेंगे,
पक्का कहकर वह रिक्शे की सीट पर ठीक बीच में बैठ गई और दोनों बच्चों को अपनी गोद में बैठा लिया। आप दोनों मेरे दोनों ओर बैठ जाइए, वह हम दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली। मुझे इस तरह बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, पर उस दौर में पैसों की बड़ी कीमत थी और उस समय इस तरह से कुछ पैसे बच रहे थे तो क्या बुरा था। आखिरकार हम दोनों उसके दोनों ओर बैठ गए। हमारे बैठते ही अपने एक एक बच्चे को उसने हम दोनों को थमा दिया। अब मैं भीतर ही भीतर कुढ़ने लगा था। हमारी अजीब हालत थी। हम उसकी मदद कर रहे थे या वह हमसे जबरदस्ती मदद ले रही थी। रिक्शे की रफ्तार तेज होती जा रही थी और मेरे सोचने की रफ्तार भी तेज होने लगी थी। मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, यह भूलकर मैं अपनी सोच में ही डूबने लगा था। ना जाने क्यों मुझे बार बार यह ख्याल आ रहा था कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कमरे पर पहुँचते पहुँचते रात के 8 बज चुके थे। रंजन ने उसे सारी बात समझाकर राजेश के कमरे में ठहरा दिया था। मैंने रंजन से कहा, भाई जब यह हमारे यहाँ आई है तो इसके खाने पीने का इंतजाम भी तो हमें ही करना पड़ेगा, तो होटल से कुछ खाने को लेकर आ जाओ। रंजन खुशी खुशी होटल की ओर चल पड़ा। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि रंजन को आज क्या हो गया है, पर मैं चुप था। वह जितनी तेजी से गया था उतनी ही तेजी से और बहुत जल्दी खाने पीने का सामान लेकर लौट आया था। जाओ उसे खाना दे आओ, हम दोनों राजेश के साथ ही यहीं खा लेंगे, मैंने रंजन से कहा। रंजन खाना देने ऊपर के कमरे में चला गया और तकरीबन आधे घंटे बाद लौटा। मुझे भूख लगी थी लेकिन मैं उसका इंतजार कर रहा था। सोच रहा था कि उसके आने के बाद साथ बैठकर खाएंगे। मैंने पूछा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी भाई? उसके कहने पर मैंने भी उसी के साथ खाना खा लिया। रंजन धीरे से बोला, कोई बात नहीं, आओ राजेश हम दोनों खाना खा ले, हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे और यह तो तुम्हारी भाभी के साथ खाना खा आया है, मैंने मजाक करते हुए कहा। राजेश को भी हंसी आ गई। वह हंसते हुए खाने की थाली सजाने लगा। रात को खाना खाने के बाद अक्सर हम लोग बाहर टहलने के लिए निकल जाया करते थे, इसलिए खाने के बाद मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गया और रंजन को भी तैयार होने के लिए कहा। आज मेरा जाने का मन नहीं है, रंजन टाल मटोल करने लगा। आखिरकार मैं और राजेश टहलने के लिए निकल गए। करीबन आधा घंटे बाद लौटकर वापस आने पर देखा कि हमारे कमरे पर ताला लगा हुआ था। राजेश ने हंसते हुए कहा, भैया हो सकता है रंजन भैया भाभी के पास गए हों। हो सकता है, जाकर देखो, मैंने राजेश से कहा। थोड़ी देर बाद राजेश और रंजन हंसते और मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। भाभी जी ने तो बहुत मजा दिया है भाई, सच में मजा आ गया। उतरते ही रंजन ने कहा, अब हंसना छोड़ो और जल्दी कमरा खोलो। वे दोनों हंस रहे थे पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं चुपचाप कमरे में जाकर अपने कपड़े बदले बेड पर सोने चला गया। थोड़ी देर तक बेड पर लेटे लेटे मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मुझे नींद आ गई। देर रात को रंजन और राजेश की बातों से मेरी नींद टूटी। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वह दोनों अभी अभी कहीं से लौटे हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम दोनों कहाँ गए थे और अभी तक सोए क्यों नहीं? नहीं नहीं, कहीं नहीं, बस अभी सोने ही वाले थे, दोनों ने एक स्वर में कहा। थोड़ी देर बाद रंजन ने मुझे जगाते हुए कहा, भाई तुम्हें एक बात कहनी है। इतनी रात को क्या बात करनी है? उसने पूछा। तुम बुरा तो नहीं मानोगे? मैं, अगर बुरा मानने वाली बात नहीं होगी तो बुरा क्यों मानूंगा? उसने कहा, तुम चाहो तो भाभी जी के मजे ले सकते हो। मैं थोड़ा संकोच करते हुए बोला, क्या बक रहे हो रंजन, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने हैरानी और गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसने कहा, भाई अच्छा मौका है, चाहे तो हाथ साफ कर लो। रंजन के चेहरे पर इस तरह की कुटिल मुस्कान थी। वह अपनी इसी मुस्कान से मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे सहारा दिया है, वह हमारे मेहमान है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैंने उसे समझाते हुए कहा, इस तरह भी हम उसकी मदद कर सकते हैं। मैंने उससे बात कर ली है, एक बार के 700 में सौदा पक्का हुआ है। वह मुझे ऐसे बता रहा था जैसे कोई बड़ा उपहार भेंट करने जा रहा हो। मुझे तुम्हारी सोच से घिन आती है रंजन, आखिर तुम अपने असली रूप में आ ही गए। मुझे हैरत हो रही थी कि तुम भला किसी की मदद कैसे कर सकते हो। अब तुम्हारी असलियत सामने आई। मुझे पहले ही शक हो रहा था पर मैं यह सोचकर चुप था कि चलो एक अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा क्या खाक कर रहे हो? मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और इस समय उसे समझाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। रंजन कुछ नहीं बोला, वह सर झुकाए बैठा था। थोड़ी देर तक हम दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे। राजेश अब सो चुका था।
थोड़ी देर बाद रंजन बोला, ठीक है भाई, सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। सुबह जब मैं उठा तब तक 7 बज चुके थे। राजेश की कथाकथित भाभी इस समय हमारे कमरे में बैठी थी। राजेश और रंजन भी उसके पास ही बैठे थे। मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी। मुझे देखते हुए वह औरत बोली, क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, कुछ बख्शीश तो दे दीजिए। उसने हंसते हुए कहा। बख्शीश? किस बात की? मुझे हैरानी हुई। देखो मिस्टर, आपके इस दोस्त ने 700 में एक बार की बात कर मेरी इज्जत का सौदा किया था। इन दोनों ने तो 2 बार मेरी इज्जत को तार तार किया। इस तरह पूरे 2800 रुपये बनते हैं। बंद कमरे में मेरी इज्जत जाते हुए किसी ने नहीं देखा। अगर मैं यहाँ चिल्लाकर बताने लगी तो तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे, तो तुम लोगों की तो इज्जत गई समझो। वह बड़े ही तीखे अंदाज में बोले जा रही थी। मैंने रंजन और राजेश की ओर देखा। वे दोनों सर झुकाए चुपचाप बैठे थे। मुझसे कोई भी नज़र नहीं मिला रहा था। मैं सारी बात समझ चुका था। यह भी जानता था कि रंजन और राजेश के पास और पैसे नहीं होंगे। ऐसे में मुझे ही अपनी जेब ढीली करनी होगी। मैंने अपना पर्स निकाला और उसमें से 2800 रुपये देते हुए बोला, जी अपने पैसे। पैसे मिलते ही वह खुश हो गई और अपने रास्ते चल पड़ी। मैं सोच रहा था, इज्जत आखिर है क्या? कल इसकी इज्जत बचाने के लिए हमने उसे सहारा दिया था और आज अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें उसे पैसे देने पड़ रहे हैं। इस तरह कहने को तो इस दुनिया की नज़रों में हम सभी की इज्जत जाते जाते बची है। वह औरत बाजार में अपने रास्ते चली गई और हम अपने घर में थे। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि क्या वाकई उस औरत के साथ मैंने कुछ गलत भी किया था, बल्कि उसकी मदद की और वही मेरी इज्जत उतारना चाहती थी। क्या वाकई इज्जत इतनी सस्ती होती है? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।